जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी, आतंकवाद, बाल श्रम, नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल अपराध, जातिवाद। आखिर ये सब है क्या? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं सामाजिक समस्या का अर्थ। सामाजिक समस्या का अर्थ जानने के लिए हमें सामाजिक तथा समस्या शब्द का अर्थ समझ लेना उचित होगा। जब भी हम सामाजिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना, संगठन आदि से होता है। समस्या का अभिप्राय ऐसे अनुचित व्यवहार और प्रचलनों से है जो सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अब सामाजिक समस्या होती क्या है? तो सबसे पहले हम सामाजिक समस्या का अर्थ जानते हैं और अर्थ में इन दोनों को हम विभाजित कर देंगे। सामाजिक का अर्थ पहले जानेंगे, हम बाद में जानेंगे समस्या का अर्थ, जैसा कि ऊपर मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है। सामाजिक समस्या होती क्या है? सामाजिक का अर्थ क्या है? सामाजिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो अभिप्राय होता है वो होता है मानवीय संबंधों से। जो भी हमारे रिलेशन है, हमारे मानवीय संबंध है और जो भी हमारी एक समाज में जो भी हमारा एक रिश्ता है, एक संबंध है, एक संगठन है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो किस में आता है? वो सब सामाजिक में आता है, समाज में आता है, समाज शास्त्र में आता है। फिर आगे आता है समस्या। समस्या का अभिप्राय किससे होता है? एक ऐसे अनुचित व्यवहार और प्रचलनों से होता है जो सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न करते हैं। समस्या क्या होती है? समस्या वो होती है जो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती या जिस भी चीज़ को हम करने के लिए चलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं, वो होती है हमारी समस्या। बढ़ते हैं आगे। अतः सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना या मानवीय संबंधों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। सामाजिक समस्याएं कोई व्यक्तिगत समस्याएं नहीं होती, वो किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती, बल्कि वो पूरे समाज की समस्या होती है, इसीलिए हम उसको सामाजिक समस्या कहते हैं। ऐसी ही कुछ समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भारत की भी हैं, यानी भारतीय सामाजिक समस्या कौन कौन सी हैं जानते हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि, द पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या की लगातार वृद्धि से क्या होता है कि अनेकों जो देश हैं वो समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे मुख्य समस्या जो होती है वो होती है स्थान की समस्या। अब स्थान की समस्या कैसे होती है? अब 100 लोगों की जगह में लाख लोगों के बढ़ने में जो समस्या है वो तो होना स्वाभाविक है। अब जहाँ पर बढ़ने चाहिए 100 लोग, वहाँ पर कितने लोग बढ़ रहे हैं? लाख लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? स्थान की समस्या उत्पन्न होगी। अब स्थान की समस्या उत्पन्न होगी तो लोगों को रहने के लिए आवास की कमी होगी। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि भी एक ऐसी समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी होती है? बेरोजगारी की होती है। बेरोजगारी को लेकर हमेशा जो एक बेरोजगारी की स्थिति है वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है और इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या को ही बताया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे रोजगार में भी कमी होगी। आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है हमारे रोजगार मिलने हमें कम हो जाते हैं और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की पूंजीगत साधनों में कमी होती है और पूंजीगत साधनों में कमी होती है तो रोजगार सृजन में भी व्यवधान जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण जो यहाँ की उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है, उनमें भी देखने को कमी मिलने लगती है। क्योंकि जो अब क्या होता है कि उपजाऊ ज़मीनें होती हैं, जंगल होते हैं, जंगल कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? ताकि वहाँ पर प्लॉटिंग हो सके, लोगों को आवास मिल सके और जो उपजाऊ भूमि है वो भी हमारी कैसी होती जा रही है? वो भी हमारी विलुप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। यह कमी हमारे आर्थिक नुकसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ कुपोषण की भी समस्या से हम लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि हमारी सरकारों के लिए भी काफ़ी संशय वाली स्थिति पैदा करती है। सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जलापूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए भी अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे कि अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं।
इस जनसंख्या विस्फोट का असर हमारे देश में दिखने लगा है। पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक विस्फोट ही है जिसका असर हमें देखने को मिलता है। हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगती हैं, दैनिक जीवन लगातार मुश्किलों से ग्रसित होता जा रहा है। अब क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, व्हीकल्स बढ़ते हैं तो जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है, दैनिक क्रियाएँ हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलें सामने देखने को मिलती हैं। ये सारी जो समस्याएँ हैं ये एक सामाजिक समस्या है जो भी हमारी जनसंख्या वृद्धि की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्धनता की, पोवर्टी। पोवर्टी क्या होती है? सबसे पहले हम पोवर्टी का अर्थ जानते हैं। निर्धनता से तात्पर्य है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है, तो वहाँ निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है। एक निर्धनता कब उत्पन्न होती है? एक व्यक्ति है, वो कमाता है, वो कमाने से भी पीछे नहीं हटता, लेकिन क्या होता है कि उसकी दैनिक आय जो भी वो कमाता है, एक दिन की आय उसकी इतनी कम होती है कि जो भी उसकी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, उसको वो भी नहीं उपलब्ध होता। तो ये क्या होता है? ये हमारी होती है निर्धनता की स्थिति। निर्धनता की स्थिति में व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपनी व अपने आश्रितों की समाज स्वीकृति ढंग से पूर्ति नहीं कर पाता। जो गोडार्ड हैं वो भी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसे कोई व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की, यानी जो व्यक्ति उस पर आश्रित हैं, जो परिवार का मुखिया है, जो परिवार का कर्ता धर्ता है, जब वो अपने आश्रितों की भी समाज के हिसाब से स्वीकृति के ढंग से पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो भी निर्धनता की स्थिति होती है। निर्धनता के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको निर्धनता की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। भारत में आर्थिक विकास से संबंधित सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है गरीबी की, वो होती है पोवर्टी की। गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गरीब है, उसको पता है कि हाँ मैं गरीब हूँ। अब वो व्यक्ति, उसको ये है कि गरीब है तो गरीबी ठीक है, कम से कम जी तो रहे हैं ना। तो वहाँ उस स्थिति में भी क्या होती है, उस स्थिति में भी गरीबी को जन्म दे देती है। अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि मैं गरीब हूँ, मैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? रोजगार देखना चाहिए। अगर उसको रोज़गार नहीं मिलता तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति बेरोज़गार है। लेकिन अगर उसको रोज़गार मिल रहा है और वो नहीं कर रहा है तो वो अपने आप स्वयं गरीबी को जन्म दे रहा है। गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है जो कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह देखने को मिलती है गरीबी, और समृद्ध देश भी इसकी चपेट से नहीं बचे। हर किसी देश में, हर किसी कोने में गरीबी आ बसी है। विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी है कि उन्हें तीसरी दुनिया का नाम दिया गया है। तीसरी दुनिया के लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र, मकान उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए इनको तीसरी दुनिया कहा है। भारत में भी ऐसे कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी यापन नहीं कर पाते। यह गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित होते हैं, सड़कों, फुटपाथ पर अपना दम तोड़ते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं, और यह स्थिति किसको जन्म देती है? निर्धनता को जन्म देती है। वे लोगों की दया पर ही जीवित रहते हैं। ऐसी गरीबी भूख और मौत को जन्म देती है। अब कुछ लोग होते हैं फुटपाथ पर और सड़कों पर रहते हैं, किसकी बदौलत रहते हैं, किसकी वजह से रहते हैं? वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनको ये होता है, वो किसी न किसी पर एक उम्मीद जगा के बैठे होते हैं कि कोई आएगा और हमें भोजन दे जाएगा। बस उनका सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ एक भोजन के लिए वहाँ पर हैं और उनको भोजन मिलता है तो वो उनका काम हो जाता है। लेकिन जो भूखमरी है, जो गरीबी है, ये क्या करती है? ये एक सामाजिक समस्या को उत्पन्न करती है। अब आगे हम बात करते हैं बेरोजगारी की समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति होती है जहाँ पर व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता। वो चाहता है कि उसको काम मिले लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो वो स्थिति होती है बेरोजगारी की, वो स्थिति होती है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी
की समस्या विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाई जाती है। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। अब जो बेरोजगारी है, हम ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो सिर्फ विकसित देशों में देखने को मिलती है या सिर्फ वो विकासशील देशों में देखने को मिलती है। जो बेरोजगारी की समस्या है वो विकसित और विकासशील देशों दोनों में देखने को मिलती है। साथ ही बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति काम तो करना चाहता है, वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को भी तैयार है लेकिन उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता। अगर आप बेरोजगारी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर बेरोजगारी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट, बेरोजगारी के बाद हम बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म। भारत में आतंकवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। यह उन आतंकवादी समूहों द्वारा कायरतापूर्ण कार्य है जो देश की शांति को भंग करना चाहता है। जो आतंकवाद होता है आतंकवादी द्वारा होता है। अब इनका एक ऐसा समूह होता है जो कायरतापूर्ण क्या करते हैं, देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य लोगों के दिलों में दहशत की स्थिति पैदा करना होता है। वे देश को समृद्ध होने से रोकने के लिए लोगों को निरंतर भय की स्थिति में रखना चाहते हैं। जो आतंकी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, वो चाहते हैं कि देश में भय बना रहे। निहायत ही घिनौना गैरकानूनी काम है। यह मनुष्य जाति के लिए भीषण खतरा है। आतंकवाद का तात्पर्य समाज में हिंसा फैलाना, बम ब्लास्ट करना, दंगे फसाद करना, मासूमों की जान ले लेना, यह सारे आतंकवाद के भयानक चेहरे हैं। अब आतंकवादी है, अब आतंकवादी आके बोलेगा नहीं ना कि मेरे साथ खेलो। आतंकवादी का मुख्य काम क्या होता है, उसका काम होता है किसी देश में दहशत फैला दो, खौफ फैला दो, बम ब्लास्ट कर दो, दंगे फसाद कर दो, कुछ मासूमों की जान ले लो। और ये सारा क्या होता है, ये एक आतंकवादी का चेहरा होता है, जो उनका एक उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य यही होता है कि एक खुशहाल देश में खौफ फैला दो, खुशहाल देश में आतंकवाद फैला दो। ये सारी होती है एक सामाजिक समस्या। ये किसी व्यक्ति की एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की एक सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल श्रम की। बाल श्रम क्या होता है, चाइल्ड लेबर क्या होती है, तो जानते हैं उसका अर्थ। बाल श्रम का मतलब यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। अब कार्य करने की उम्र क्या है, 16 साल तक। अगर 16 साल से पहले कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपनी इच्छा अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कहीं काम करता है तो ये क्या है, वो है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ये एक गैर कानूनी काम है। बाल श्रम को वैश्विक स्तर पर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। नकारात्मक स्थिति से तो देखेंगे ना, क्योंकि एक बच्चा काम कर रहा है और वो किस वजह से कर रहा है, सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से। कई केसेस में बच्चा अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से करता है। कई केसेस में कुछ लोग बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करने के बाद उनसे भीख मंगवाते हैं, उनसे गंदे गंदे काम करवाते हैं, जो कि एक क्या है, एक व्यक्ति उसको नकारात्मक दृष्टि से देखता है, जो कि गैरकानूनी काम है। भारत में बाल श्रम की समस्या दशकों से है। सरकारें लगातार इसके उन्मूलन हेतु कार्य करती है। जो सरकार है वो भी क्या करती है, बाल श्रम को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए नए नए कानून बनाती है और वो पूरी तरह से कोशिश करती है कि बाल श्रम खत्म हो जाए, उसका जो है उन्मूलन हो जाए। इसके अनुच्छेद 23 में खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ खतरनाक उद्योग भी होते हैं, जैसे बम बनाते हैं, बम बनाने में भी छोटे छोटे बच्चों को लगा लेते हैं काम पर, तो इसमें भी बच्चों के लिए खतरा है, इसीलिए इस अनुच्छेद को बताया गया है। भारत सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। जो ये बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया है 1986, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योगों में काम करने की नियुक्ति नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नशाखोरी की। नशाखोरी क्या है? नशाखोरी जब कोई व्यक्ति बार बार कोई मादक पदार्थ लेने का आदी हो जाता है
तो इसे नशाखोरी या मादकासक्ति या ड्रग एडिक्शन कहते हैं। एक व्यक्ति है थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभार वो एक मादक पदार्थ का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे उसको उस मादक पदार्थ की क्या होती है, आदत हो जाती है, उसको उस चीज़ की लत लग जाती है। और जब वो व्यक्ति उस मादक पदार्थ का आदी हो जाता है तो वहाँ किसकी स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ होती है नशाखोरी की स्थिति उत्पन्न, और वो व्यक्ति पूरी तरह से नशाखोरी की चपेट में आ जाता है। उस व्यक्ति को पूरी तरह से उसका एडिक्शन हो जाता है। नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इस इंसान का अनमोल जीवन क्या होता है, समय से पहले ख़त्म हो जाता है। वो एक समय से पहले एक तरह से मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान, अन्य पता नहीं कितनी ऐसी मादक पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ब्राउन शुगर, कोकीन, जिनके अलग अलग नाम हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचती है। उसके साथ साथ ही सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं वो व्यक्ति और उसका परिवार सामाजिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचाता है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है, जब हमें उसका पता लग जाता है कि वो व्यक्ति नशा करता है, तो हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, हम उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उससे कोई संपर्क ना रहे, हम उससे दूर ही रहें। तो हमारी तरफ से वो क्या है, वो एक हीन दृष्टि से देखा जाने वाला व्यक्ति है। नशा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, परिवार के लिए भी बोझ होता है, साथ ही साथ समाज एवं राष्ट्र के लिए भी उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसकी जो एक महत्वता होती है, वो भी क्या होती है, वो शून्य हो जाती है। वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए भी एक अभिशाप बन जाता है। अब नशा एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन चुका है। आज स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों और विशेषकर युवा वर्ग, जो कि पूरी तरह से इस नशाखोरी में आ चुका है, नशे की लत में पड़ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दहेज की, डोरी सिस्टम की। दहेज भी एक सामाजिक समस्या है। दहेज उस स्थिति को कहते हैं या दहेज उस संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज क्या होता है? दहेज वो होता है जब कोई विवाह होता है, किसी कन्या का विवाह होता है, तो जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो वर पक्ष को दहेज के रूप में कुछ धनराशि देते हैं या फिर कुछ सामान देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। दहेज प्रथा का स्वरूप आज इतना विकृत हो चुका है कि लड़कियों के परिवारजनों को दहेज जुटाने के लिए या तो कहीं से कर्ज लेना पड़ता है या फिर अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है या रिश्तेदारों के आगे अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं, उनसे धन मांगना पड़ता है, उनसे सामान मांगना पड़ता है कि आप हमें कुछ सामान दे दो जिससे हमारी कन्या का विवाह हो सके। की जो स्थिति है समाज में, वो स्थिति यह है कि एक माता पिता दहेज हेतु लाख 2 लाख न जाने कितने लाख का कर्ज लेता है और लड़के वालों को उस रकम की अदायगी करता है, सिर्फ किस लिए? ताकि उस लड़की का विवाह हो सके। दहेज के कारण बहुत सी लड़कियों एवं बहुओं को आत्महत्या तक करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बहुत सी बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है और मार भी दिया जाता है। ये स्थिति समाज में सामाजिक समस्या का एक विकट रूप धारण कर चुकी है। आगे हम बात करेंगे बाल अपराध की। चाइल्ड क्राइम क्या होता है? जो बाल अपराध है, ये आज की समस्या में एक सामाजिक समस्याओं की एक बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या बन चुकी है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो बाल अपराधी वो होता है जिसके व्यवहार से समाज को क्या होता है? हानि पहुंचती है, या समाज के लिए वो अपराध जो भी वो करता है वो हानिकारक होता है, उसको हानिकारक समझा जाता है। तो वो स्थिति किसकी होती है? वो होती है बाल अपराध, और ये क्या होता है? ये निषिद्ध होता है।
जेम्स के अनुसार बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है। अब जेम्स के अनुसार वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई बच्चा है, जब उस बच्चे की सामने सारी चीज़ें निराशाजनक ही होती हैं तो वो निराशा में कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है, कुछ ऐसा कार्य कर बैठता है जो कि समाज के लिए क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। वो हिंसा के रूप में समाज के सामने आ सकता है, समाज में हिंसा का रूप प्रदर्शित कर सकता है। तो वो क्या होता है, वो होता है बाल अपराध जेम्स के अनुसार। बेकर के अनुसार बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे हिंसात्मक व्यवहार से है जिसमें एक बालक द्वारा राज्य व नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है। बेकर के अनुसार जो बाल अपराध है वो यही है कि जब कोई बालक द्वारा राज्य व नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है तो वो क्या होता है, बाल अपराध होता है। अब आगे हम बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या की, फीमेल फोर्टिसाइड की, जो कि एक सामाजिक समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े निम्न मूल्यों के कारण जानबूझकर की गई कन्या शिशु की हत्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। ये प्रथाएं उन क्षेत्रों में होती हैं जहां सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देता है। कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब परिवार वाले गर्भ में ही लिंग का पता करा लेते हैं कि वह लड़की है या लड़का, और लड़की होने पर उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। उस स्थिति को हम कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति कहते हैं। लड़की की चाह में लड़की को गर्भ में ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या है। ये प्रथाएं उन क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं जहाँ पर आज भी लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा माना जाता है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ पर लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने देते। उनका मानना यह होता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाए। आगे हम बात करेंगे जातिवाद की। जातिवाद क्या होता है, कास्टिज्म। जो जातिवाद है ये भी एक सामाजिक समस्या है। जातिवाद एक संकीर्ण भावना या विचार है। इस समस्या या इस भावना के चलते लोग केवल अपनी जाति के सदस्यों के हितों के बारे में सोचते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों तथा समाज के व्यापक हितों को आघात पहुंचाकर अपनी जाति के हितों को पूर्ण करने के प्रयास में कार्य करते हैं। अब जो जातिवाद है, जातिवाद क्या है, जातिवाद ये है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वह सिर्फ अपनी जाति के सदस्यों के हितों के बारे में सोचते हैं, अन्य जाति के सदस्यों के बारे में नहीं। बल्कि इन लोगों का क्या होता है कि जो दूसरी जाति होती है, जो दूसरे समाज के व्यक्ति होते हैं, उनके हितों को आघात पहुंचाकर, उनके हितों को हानि पहुंचाकर अपने हितों के बारे में सोचते हैं, अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, अपने हितों को मद्देनज़र रखते हैं और अपने ही हितों के हित में कार्य करते हैं। इनका मानना ये होता है कि हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। इससे समाज और राष्ट्र के हितों की केवल अनदेखी ही नहीं बल्कि उसकी प्रगति और विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। ये सारी समस्याएं सामाजिक समस्याएं थी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।